हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज फिर से हम लोग मैथ पेडागोजी के 15 में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा देखिए सीटेट 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट रूप से हमने आप लोगों के लिए ये क्लास ली है मैथ पेडागोजी के। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न-विथ-अल्पना। ओके फ्रेंड्स, और देखिए अपने सभी फ्रेंड्स को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग सबसे पहले अपना मैथ पेडागोजी का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक यानी कि स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे कम उपयुक्त बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक यानी कि स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में है। पहला है ऑप्शन, इसे समस्या समाधान के साधनों और प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। और दूसरा है कि इसके निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। और चौथा है तीसरा है कि यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है। और चौथा है कि जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता यानी कि ये गलत है। ठीक है, सबसे कम उपयुक्त यही है। तो यहाँ पर हमसे देखिए पूछा ही है सबसे कम उपयुक्त, तो जो सबसे कम उपयुक्त है यानी कि फोर्थ ऑप्शन यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका इसमें फोर्थ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल यानी कि प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती है कि उनके विद्यार्थी, ठीक है, देखिए कोई एक शिक्षिका है मैथ की, ठीक है, वो कुछ आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका जो है वो शहर का एक मॉडल यानी कि प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर के आई जो कि ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। ठीक है, वह चाहती है कि उनके विद्यार्थी, तो देखिए वो जो शिक्षिका हैं वो क्या चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है मॉडल से ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए कुछ खाली समय बिताएं। दूसरा है गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषयों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। तीसरा है आपका ऐसे और प्रारूप मॉडल निर्मित करें जो कि गणित की प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जा सके। और चौथा है आपका कि गणित में प्रारूप यानी कि मॉडलों का भूमिका को समझे। ठीक है, मॉडलों की भूमिका को समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया है कि दैनिक जीवन से जोड़ना जो होता है दैनिक जीवन पर आधारित हो। ठीक है, ये सब आपके पॉजिटिव ऑप्शन माने जाते हैं। तो आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि हमारे जो एनसीएफ 2005 है, ठीक है, उनके अनुसार गणित शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है। पहला है अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बिल्कुल नहीं फ्रेंड। दूसरा है देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना, ये भी आपका सही नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है गणित शिक्षा के लिए। ठीक है, तीसरा है आपका गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना। और चौथा है बच्चों के विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। सबसे ऑप्शन देखिए फ्रेंड जो करेक्ट होगा ये यही होगा, जो आपका एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित की शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो यही है कि जो बच्चे के विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण करना। ठीक है, तो सबसे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणित की एक शिक्षिका सुश्री सोमी के, ठीक है, सुश्री सोमी जो है वो गणित की एक शिक्षिका है, तो इनके लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड कि जो एक शिक्षिका है गणित की सुश्री सोमी, ठीक है, उनके लिए जो अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए होता है निम्नलिखित में से अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त है। तो देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 25 और 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को सूचीबद्ध करें।
दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि 37 + 21 का परिकलन करें। और तीसरा है आपका कि 18 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। और चौथा है कि एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेमी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कक्षाएं परिचर्चा में शामिल करना सबसे जो उपयुक्त होगा वो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका ये थर्ड ऑप्शन सही होगा कि जो 18 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। ठीक है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि प्रायः यह देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि आप इस सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है, तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए क्या है कि यानी कि इन स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी हैं उनको इबारती के सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, तो अधिकांश बच्चे यही कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है, तब हम इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि इन स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन कौन सा है फ्रेंड्स। पहला है बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी यानी कि परिभाषी या फिर प्राविधिक लगती है, जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता है। सही है फ्रेंड्स। दूसरा है आमतौर परा इबारती सवाल प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन होते हैं। तीसरा है आपका सामान्यतः बच्चे इबारती सवाल हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। और चौथा है कि जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर हैं, केवल उन्हीं बच्चों को इबारती सवाल हल करने में इस तरह की कठिनाई होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा वो आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, कि जो बच्चे हैं उनको गणितीय भाषा बहुत तकनीकी यानी कि परिभाषिक या फिर प्राविधिक लगती है, जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता है। ठीक है, सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्यवकलन पर प्रश्न को निम्न रूप से हल करता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है वो हल किया है। ठीक है, 101 - 97 = -97। फिर देखिए यहाँ पर कैसे कैसे आया है सब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है, यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंड्स बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स कैसी परिस्थिति है। ठीक है, इसके लिए आपको बताना है कि सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि बच्चे को व्यवकलन की अवधारणात्मक समझ है, परंतु उसने यह त्रुटि असावधानीवश की है। ठीक है, और दूसरा है आपका कि समान प्रकार के प्रश्नों को हल करना निश्चित रूप से बच्चे को सही उत्तर तक ले जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है कि शिक्षक को समस्या हल करने के लिए श्यामपट्ट पर सही कलन विधि लिखनी चाहिए, तब बच्चे को उसकी नकल करानी चाहिए। बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। और यहाँ पर जो अवधारणा परंतु उसमें त्रुटि के अवसाद हैं, ये भी गलत होगा फ्रेंड्स। तो देखिए चौथा ऑप्शन क्या है कि बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने के नियम गलत तरीके से इस्तेमाल या फिर प्रयोग किया है। तो यही आपका देखिए फ्रेंड्स सबसे बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसने जो क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ये देखिए जो घटाया है यहाँ पर इसने -7 लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 लिख करके फिर 96 यानी कि 96 लिखा =0 96 लिखा है। तो ये पर देखिए फ्रेंड जो उसका घटाने की प्रक्रिया है यही उसने गलत किया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका यही होगा कि जो बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने के जो नियम है वो गलत तरीके से इस्तेमाल यानी कि प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसका यही क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि, ठीक है, कोई एक बच्चा है फ्रेंड्स, वो गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 2 पेंसिल है। ठीक है, मेरे पर 5 रंगीन
पेन है, पास होगा, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और मेरी एक बहन है, बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है? देखिए, मेरे पास 2 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है और मेरी एक बहन है। तो बच्चा जो है वो किस संबंध में बात कर रहा है? पहला है संख्यांक, दूसरा है संख्या, तीसरा है क्रम सूचक संख्या और चौथा है अंकित संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका? अंकित सॉरी यहाँ पर गणन संख्या हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका गणन संख्या सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, और बी ऑप्शन है संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, सी दिया है हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना, और देखिए नीचे चलिए आपके 3 ही ऑप्शन दिए थे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे सही जो कथन है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो सबसे सही कथन हो जाएगा कि जो गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता फ्रेंड्स होनी चाहिए, निगमनात्मक तरीके से बिल्कुल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका संवादात्मक संदर्भात्मक हमने आपको पहले ही बताया, जहाँ पर संदर्भ युक्त आ जाएगा फ्रेंड्स वो आपका आंसर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और सी ऑप्शन है कि हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलन, यानी कि पहले उदाहरण से आप नियम की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आगमन विधि होगा, न कि यहाँ पर हमारा निगमन विधि, ठीक है। तो बी और सी देखिए फ्रेंड्स सबसे सही ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं बी और सी कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पर बी और सी आपके 4th ऑप्शन में, तो यहीं आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने या फिर अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स देखिए बताना है कि जो NEP 2020 के अनुसार इसमें कौन सी अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। पहला है खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी कि संख्यात्मकता, तीसरा है आपका गणन कौशल विकसित करना, और चौथा है सभी के लिए शिक्षा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये गणित पेडागोजी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो NEP जो आपका 2020 है, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है यही होगा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी कि संख्यात्मकता, ठीक है। ये सबसे अनिवार्य एवं पूर्वापेक्षा है अधिगम के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। गणित में जो बच्चों के विवेचन है और तार्किक चिंतन, ठीक है, इन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला देखिए ऑप्शन है बंद सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, दूसरा है मानक कलन विधि का उपयोग। देखिए फ्रेंड्स, बंद सिरे वाले में अभिसारी आता है, ठीक है। मानक कलन विधि तो आपका बिल्कुल ही गलत होता है, मानकीकृत। तीसरा है सूत्रों तथ्यों और पहाड़ों को स्मरण करना रट्टाफिकेशन, ये आपका निगेटिव। चौथा है खुले सिरे वाले यानी कि मुक्तोत्तर प्रश्न का उपयोग यानी कि अपसारी चिंतन। तो यही आपका देखिए फ्रेंड्स सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यानी कि 4th ऑप्शन सही है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अरे सॉरी, एक मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नीचे दो पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों, ठीक है, नीचे दो पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पहला है ए कि अपने विद्यालयी, ठीक है, अपने विद्यालयी जीवन में मैं गणित में बहुत अच्छी थी, पर अब मुझे यह विषय पढ़ने में कुछ डर सा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत कुछ मैं भूल गई हूँ, ठीक है, बहुत कुछ मैं भूल गई हूँ। और जो बी है वो देखिए क्या लिखा है
कि मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है कि ऊपर दिए गए संवाद के बारे में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। देखिए जो एक कह रही है कि मैं गणित में अच्छी थी लेकिन अब मुझे डर सा लगता है क्योंकि मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि मैंने तो अपनी परीक्षा जो है वो कुछ नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास किया था। तो यहाँ पर सबसे सर्वाधिक उपयुक्त आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोनों ही अपने बचपन में गणित के प्रति बहुत लापरवाह रही हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और अगला है कि दोनों ने ही गणित के प्रति अपने भय को दूर कर दिया है। ये भी नहीं होगा, उनको भय है तभी तो उन्हें ऐसा लगता है। और सी है दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रट कर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ए गणित की अच्छी यानी या फिर अच्छा अध्यापक बनने योग्य नहीं है, परंतु बी अच्छी अध्यापक बनने योग्य है क्योंकि उसने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर गलत है क्योंकि देखिए वहाँ पे रट्टाफिकेशन मार के उन्होंने पास किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये 3 होगा कि दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए, ठीक है, बिना समझ बनाए रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो यही आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग को हमारी क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है। पहला ऑप्शन है कि शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है और उस दौरान विद्यार्थी उसे शांति से सुन और देख रहे हैं। दूसरा है कि शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हर हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सके। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अन्वेषण है तो हमने आपको पहले ही बताया पॉजिटिव आंसर होगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या है कि शिक्षक कक्षा में पहाड़ों को उच्चारण करा रहा है और विद्यार्थी उनको एक स्वर में दोहरा रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, रट्टाफिकेशन। चौथा है क्योंकि यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। और चौथा है कि शिक्षक श्यामपट्ट पर एक आदर्श समस्या हल करता है और विद्यार्थी उस पर आधारित पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न हल करते हैं। तो ऐसा भी आपके एनसीएफ 2005 में नहीं लिखा गया है। ठीक है, सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 के अनुसार वो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा कि जो शिक्षक होता है वो कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके एनसीएफ 2005 से ही संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है। पहला ऑप्शन है गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करें। ठीक है, और दूसरा है पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना। ये आपका नहीं कहा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार कि गणित के शिक्षक को क्या अपेक्षित करना है। ठीक है, तीसरा है कि प्रश्नों के ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थियों के संलग्न रखते हेतु गणित में परिणामों को सुधारना। ये भी बिल्कुल गलत। चौथा है प्रतियोगात्मक परीक्षा। देखिए प्रतिस्पर्धा आपका नॉट क्या है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ही होगा कि जो गणित की कक्षा में मेधावी बच्चे हैं, ठीक है, उनको उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। ये सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का मैथ पेडागोजी के सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की प्राथमिक कक्षा, ठीक है, प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। देखिए उन्होंने क्या पूछा है कि 5 सैकड़े में से 5 दहाइयाँ घटाएं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, 5 सैकड़े में से 5 दहाइयाँ घटाएं। तो देखिए आगे क्या हुआ कि एक विद्यार्थी था, तो ठीक है, तो एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया। उत्तर
शून्य है। ठीक है, उन्होंने बोला कि 5 दहाइयाँ घटाओ, तो जो विद्यार्थी है उसने बोला कि उत्तर उसका शून्य आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। तो देखिए आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दी गई स्थिति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है, यानी कि ऑप्शन का। पहला है, शिक्षक ने कक्षा के समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया है। बी ऑप्शन है, यानी कि 2, कि शिक्षक को ऐसी 10 और समस्याएं अभ्यास के लिए देनी चाहिए जब तक विद्यार्थी उसे सही से हल नहीं कर लेते हैं। ठीक है, और तीसरा है कि शिक्षक को समस्या को सरल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे सही से हल कर सके। और चौथा है कि भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे सही ऑप्शन यही होगा कि जो भ्रांति है, ठीक है, उसको पहचानने के लिए जो शिक्षक हैं उनको विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 4th होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के मैथ पेडागोजी में आपके 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कराए हैं। आप लोग को कितना समझ में आया, आउट ऑफ 15 आप लोगों ने कितना किया, ज़रूर कमेंट करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्निंग विद अल्पना। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अपनी अगली क्लास यानी कि कल ईवीएस की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।